Hi everyone. So in the in the last class we've discussed about the cilia and the flagella, which are the motile structures of the cell. Okay. Today we are supposed to discuss, or today we are going to discuss a very important topic, that is the nucleus. Okay. Now, nucleus is a very important to the cell. क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक इंसान में दिमाग होता है ना, कि अगर उसमें दिमाग नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है, वैसे ही क्या होता है कि सेल का अगर अपन मान लेना, एक तरह से ब्रेन होता है न्यूक्लियस. ठीक है. क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है. जिससे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं, जो अपन कहते हैं ना कि ये मम्मी पे गई है, ये पापा पे गई है, या ये इसकी आदत उस पे गई है, इस पे गई है, या ये इसके फीचर्स इसकी फैमिली में इस पे गए हैं, उस पे गए हैं, तो इसको बेसिकली अपन हेरिडिटरी कहते हैं. ठीक है. तो ये हेरिडिटरी कैसे आती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास ऑन होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. ठीक है. ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है कि हमारे ह्यूमंस में दैट इज द डीएनए. ओके. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ह्यूमंस. ओके. सो this nucleus, this organelle named nucleus, contains the genetic material, the DNA of the cell. Okay. हर जनरली जो होता है कि हर एक में, मतलब हर एक सेल में क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है. बट देयर आर सम सेल्स जिसमें क्या होती है कि न्यूक्लियस नहीं होती. Okay. Yeah, I'm just giving the introduction. I'll write it all down with, in an organized form. तो न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली जो दिमाग होता है सेल का, हम कह सकते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियस. ठीक है. जनरली हर सेल में क्या होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है. इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ में एक भी प्रेजेंट नहीं होती और कुछ में बहुत सारी प्रेजेंट होती है. तो ये एक्सेप्शंस भी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट. बट राइट नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके. इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या नहीं है, किस स्ट्रक्चर का क्या काम है, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते. विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे, दैट इज द न्यूक्लियस. ओके. Now, it is a membrane-bound organelle. First of all, it is a membrane-bound organelle. Okay. It was first discovered by रॉबर्ट ब्राउन. ओके. फर्स्ट टाइम इसको किसने देखा था, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने. जब भी हम किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं इन आवर आंसर्स, इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन दी टीचर. ठीक है. तो कोशिश करो कि जो भी साइंटिस्ट के नाम है वो आप याद रखो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे जनरली क्या होता है कि जब भी हम साइंस बायो चूज़ करते हैं, जब अपन 11th में आते हैं, तो सबका एक वो ड्रीम होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का ड्रीम होता है कि उनको डॉक्टर बनना है. बाकी अगर जिसका ऐसे ही लिया है या और कुछ है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है कि दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर. तो फॉर दैट यू गाइज हैव टू फाइट दिस एग्जाम कॉल्ड नीट.
ठीक है। नाउ नीट में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि क्या कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, तो ऐसी चीज़ें क्या होती है आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो स्पेशली एटलीस्ट मतलब जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यू गाइस शुड रिमेंबर दो साइंटिस्ट नेम कि किसने क्या डिस्कवर किया था। तो जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। लेटर क्या हुआ था बाद में, फ्लेमिंग जो थे, ठीक है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग ने क्या किया था, क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था। डिस्कवर कहें या कहें कि जब उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया था तो देन ही फाइंड आउट कि भाई एक स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनसाइड द न्यूक्लियस, और फिर उन्होंने उसको क्या मतलब वो स्ट्रक्चर क्या था, क्रोमेटिन, ठीक है। ये तो हुआ किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर नहीं किया। अब जनरली क्या होता है कि अ सेल जनरली has one न्यूक्लियस, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक सेल में क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है, लेकिन जैसे भी से कि कोई भी चीज़ ऐसी कोई चीज़ जनरली नहीं होती कि जो सब पे ही अप्लाई हो जाए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो, फिजिक्स हो या कुछ भी समझ लो आप, डे टू डे लाइफ, सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो सिमिलरली इस चीज़ में भी क्या एक्सेप्शन है, दोनों एक्सट्रीम्स के या दोनों एक्सेप्शंस के नाम बता देती हूँ। एक तो हो जाएगा ठीक है। अभी हमने कहा कि जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अब एक्सेप्शन की बात हुई, एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, एक्सेप्शन तो उस केस में होता कि अगर अपन एक बात कह देते कि भाई सब में ही ऐसे होता है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी कह दिया कि जनरली होता है कि भाई एक सेल में एक न्यूक्लियस हो। अब अगर अपन उनके अलग हट के बात करेंगे तो एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक भी न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे, उनके पास एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, नाउ व्हाट आर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बोन होती है, ठीक है, तो उसको अपन जो मतलब दो तरह के सेल्स होते हैं मेनली, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बोन को बनाते हैं, ठीक है, वेयर एज द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आर द सेल्स दैट रिजॉर्ब आर बोन, जो हमारी बोन को क्या करते हैं, रिजॉर्ब करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ना, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनमें क्या होती है कि बहुत सारी न्यूक्लियाइज या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरली एक सेल में एक ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ में प्रेजेंट ही नहीं होती जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, और कुछ में जो होती है इतनी सारी प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में ही क्या कह दिया था कि जो न्यूक्लियस होती है, ठीक है,
वो क्या करती है कि अगर अपन इसका फंक्शन की बात करें एज अ होल न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या करती है कि जो सेल जो हेरिडिटी है, सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें इनका रोल होता है, इट कंट्रोल्स दोज एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके, प्लस इन इसका न्यूक्लियस का क्या होता है कि हेरिडिटी में काफ़ी रोल होता है उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर ही तो सारा जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, जो मेन काम है वो इसका क्या है कि डीएनए से रिलेटेड है, हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, इट एक्ट्स एज काइंड ऑफ अ ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि क्या करता है ये जो सारी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, प्लस जो हेरिडिटरी चीज़ें हैं उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी में क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है हमने उसको कहा था कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो अब ये तो हुआ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि न्यूक्लियस में कुछ कुछ कंटेंट पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, बेसिक क्या करेंगे अपन, 3 कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। वो कंटेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट विल बी द न्यूक्लियर envelope, second will be the nucleoplasm, third will be the nucleolus, and the fourth one will be the chromatin। ठीक है, और इसके बाद जो 5th चीज़ अपन डिस्कस करेंगे वो हो जाएगी क्रोमोजोम। लेकिन अगर अब क्रोमोजोम तो एक थोड़ी अलग चीज़ आ जाएगी, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अपन को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो अपन चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे दैट विल बी न्यूक्लियर एनवेलप टू द क्रोमेटिन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड भी क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। ठीक है, न्यूक्लियस हैज टू मेम्ब्रेन्स। ओके, न्यूक्लियस जो है वो क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, first is the outer membrane, second one is the inner membrane। ठीक है, एक क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होती है इनर मेम्ब्रेन होती है, और कलेक्टिवली या साथ में इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, या अपन इसको क्या कहते हैं, कैरियन। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप को हम क्या कह सकते हैं, कैरियन भी कह सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एक न्यूक्लियस है,
ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और कलेक्टिवली हमने इनको क्या कहा, न्यूक्लियर एनवेलप या कैरियन, ठीक। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अच्छा ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनके बीच में क्या होती है, एक कैविटी या एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। द स्पेस और द कैविटी that is present in between the two membranes is known as the perinuclear space. Okay, this nuclear envelope is not a continuous layer. Okay, this nuclear envelope is interrupted by small openings या pores known as the nuclear pores, ठीक है। ये क्या होती है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो आउटर और इनर लेयर्स होती है, वो क्या होती है कि बीच बीच में कुछ ओपनिंग्स या कुछ पोर्स से क्या होती है, इंटरप्टेड होती हैं। बीच बीच में ये पोर्स इनको क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, और इन पोर्स को हमने क्या कहा, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। नाउ दीज पोर्स ये जो पोर्स प्रेजेंट है ना इधर, ये क्या होती है कि उन जगह पे प्रेजेंट होती है जहाँ की आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। तो दीज न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ दी, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो कहाँ और क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज या जहाँ जहाँ क्या है मेम्ब्रेन outer and inner मेम्ब्रेन के फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ क्या हो जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिन पोर्स को हमने क्या कहा, द न्यूक्लियर पोर्स। ओके, नाउ द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस वन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन, इफ यू रिमेंबर when we were studying about the endoplasmic reticulum, we studied that the membrane of the endoplasmic reticulum is continuous with the nuclear membranes या nuclear envelope, ठीक है। So
द आउटर मेम्ब्रेन इज द वन जो कि क्या होती है, कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है. द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. with the rough endoplasmic reticulum. Okay. Because it is continuous with the rough endoplasmic reticulum, it often contains or it often has the presence of the ribosome, which we've discussed that they are the protein synthesis factory. Okay. Often the outer membrane consists the or it has the presence of the ribosomes. Okay. Okay. Now this outer membrane serves as a barrier. Okay. Yeah, I would say it serves as a boundary. These membranes serves as a barrier or it serves as a boundary serves as a barrier या boundary in between the cytoplasm and the nuclear मटीरियल या कंटेंट्स. ठीक है. ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं कि भाई जो भी न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जो भी कंटेंट्स है, वो क्या करती है, इसको अपने पास रखती हैं और जो साइटोप्लाज्म है उसके मटेरियल को क्या रखती है, इससे अलग रखती है. इट सर्व्स एज अ बाउंड्री ताकि जो एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है इन दोनों का वो ना हो. ठीक है. ये जो न्यूक्लियस का अपना जो सामान है वो न्यूक्लियस के पास ही रहे. बट न्यूक्लियस में क्या होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज होती है जिनका बाहर और अंदर आना काफ़ी ज़रूरी होता है, लाइक प्रोटीन्स, आरएनएस. ठीक है. तो ये क्या होता है, सब कुछ क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है. राइबोसोम्स, इन सब का क्या होता है कि बाहर आना इज इम्पॉर्टेंट इनसाइड दी साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये तो भाई अपनी बाउंड्री बना के बैठे, ये तो किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे, ना जाने देंगे ना आने देंगे. मतलब बेसिकली जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका शायद थोड़ा अलाउ कर दे अंदर बाहर, लेकिन दे सर्व एज अ बैरियर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स है. ये क्या करती है कि उनको यहाँ वहाँ पास ऑन नहीं होने देती, मतलब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर. अब वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो जो प्रोटीन्स या आरएनएस हैं, वो क्या करते हैं कि इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, एंटर या एग्जिट करते हैं. ठीक है. मेम्ब्रेन्स ने तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पराया कर दिया. मेम्ब्रेन्स doesn't allow the movement
ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या करती है, ये आना जाना नहीं होने देती। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आ जाएंगे, प्रोटीन्स, आरएनए एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, सो दीज पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। जिनको मेम्ब्रेन नहीं आने देती उनको क्या करते हैं, पोर्स आने देते हैं। अब पोर्स में क्या होता है कि कहीं जगह मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो चैनल्स क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसे ही नहीं एंटर हो सकते न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्या करते हैं फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पोर्स क्या कराते हैं, इनको पास ऑन कराते हैं अंदर की साइड में या बाहर की साइड में जो भी है, ठीक है। तो जो नॉर्मली अंदर नहीं जा सकते उनको क्या करते हैं, ये पोर के उधर जो मेम्ब्रेन चैनल्स लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे अपन ने आउटर और इनर मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमाइना, ठीक है। ये तो हुआ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ थी नहीं, यही चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं कि जो कि हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होती है पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में इतना खास कुछ डिस्कस करने को है नहीं, ठीक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एनक्लोज्ड फ्लूइड है, जो एक मैट्रिक्स है, जो एक अपन कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर, एक जो ग्राउंड प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसको हमने क्या कहा था, सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैसे ही जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियो the fluid matrix that is enclosed within the
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is known as न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, वो फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बॉर्डर्ड है या सराउंडेड है, उसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, these are some structures that are just for the general knowledge that you guys should know. जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जब हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन कर दें तो हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म we can say that the cytoplasm contains the nucleus। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के अंदर काउंट नहीं करते, समझ रहे हो, अपन उसको इंक्लूड नहीं करते उसके अंदर। तो जब अपन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए जब अपन एक कंबाइंड वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई कि फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जो कि क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ द वाटर। ओके, मोस्टली इसमें क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। नाउ इसका फंक्शन क्या है, जैसे साइटोप्लाज्म में था कि भाई जो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज है वो सारी की सारी किस में हो रही हैं, सॉरी, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनका अड्डा, उनका डेरा कौन सा था, साइटोप्लाज्म था। उनमें जो सारी चीज़ें हो रही थी वो क्या हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी, जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है। सिमिलरली जो न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ है, जो भी इसमें फंक्शंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, इस फ्लूइड मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, तो एंड जैसे इट कंटेन स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब इसी के अंदर तो पड़ा है। इसमें और अलग से क्या चीज़ें होती हैं कि इट कंटेन्स द एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि अपनी सेल्यूलर या न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और एंजाइम्स क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उनको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं जनरली। ठीक है, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, उन स्पीड अप करने वालों को जो एंजाइम्स होते हैं। लेकिन इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसके लिए इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस के टाइम क्या होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही तो लाई करती है। जैसे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होती हैं, वैसे इसमें क्या हो जाता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोलस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है। ठीक है, न्यूक्लियस तो ठीक है, हमको पता चल गया कि भाई एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जो कि क्या होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या होता है कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज
a non it is a non membrane bound spherical structure present inside the न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो भी मटेरियल अंदर होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो सारा के सारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा विद दी दिस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसका जो भी मटेरियल होगा वो सारा के सारा क्या होगा, इन कंटिन्यूएशन विद दी न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस क्या करता है कि ये हेल्प करता है राइबोसोमल, या हेल्प करता क्या है, ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ राइबोसोमल राइबोसोमल सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करता है कि राइबोसोम फैक्टर की तरह एक्ट करता है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्टर की तरह एक्ट करता है, वैसे ही न्यूक्लियोलस क्या करता है कि राइबोसोमल सिंथेसिस फैक्टर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज ऑफ द synthesis of the ribosomal that is synthesis of the ribosome. ठीक है, it also helps in the synthesis of the rRNA. ठीक है, ये क्या करता है कि राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस के बेसिक फंक्शन क्या हो गए, राइबोसोम सिंथेसिस हो गया और क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द क्रोमेटिन, ये थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चलेंगे सो दैट आगे क्या होती है, ये बेसिक्स क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे ये चीज़ें क्या होगी आपके थ्रू आउट द बायोलॉजी काम आएंगी। अगर आपको यही नहीं पता ढंग से कि क्रोमेटिन क्या है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्रोमोसोम किससे बने हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी बेसिक काफ़ी क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो दिस ऑल विल डिस्कस इन द डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के लिए अपन न्यूक्लियोलस तक ही पढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन एंड द क्रोमोसोम्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी जो भी है विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।